हेलो दोस्तों, मैं मार्को फिर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल आज हम लोग आगे तो कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या हिस्ट्री में पढ़ना है और हम लोग उसका क्रमवार स्टडी कैसे करेंगे, आज हम दरअसल उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक प्रकार से कहिए तो आपके लिए ये सिलेबस होगा। इस वीडियो को अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि इसी वीडियो से आपको पता चलेगा कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन-कौन से टॉपिक हम क्रमवार पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले आपको विदेशियों का आक्रमण पढ़ाएँगे। विदेशी का आक्रमण जो आपको चल रहा है, 2 आक्रमण को हमने पढ़ा है। पहला ईरानी का आक्रमण पढ़ा है, जिसको पर्शिया का आक्रमण कहते हैं। उसके बाद यूनानी का आक्रमण पढ़ा है, जो सिकंदर का आक्रमण था। हमने दोनों आक्रमण के प्रभाव को भी जान लिया है। आखिर ये आक्रमण कब होते हैं भारत में? इसके बाद फिर कौन-सा आक्रमण होता है? सभी चीज़ों को हम एक क्रमवार सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक एक प्रकार से कहिए तो आज का वीडियो आपका टाइमलाइन पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? टाइमलाइन पर। टाइमलाइन पर डिपेंड है, इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम स्रोत को पढ़ने की कोशिश करते हैं। किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं? स्रोत। इतिहास को जानने के कौन-कौन से स्रोत हैं, कौन-कौन से साधन हैं, हम उन साधनों को पढ़ेंगे, क्रमवार स्टडी करेंगे। साधन में आपको अभिलेखीय स्रोत भी आ जाएगा, रिसोर्सेज आ जाएगा, मृदभांड आ जाएगा, कई प्रकार के साहित्य हैं जिसमें आपको धार्मिक साहित्य भी है, जो साहित्य धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद कई धर्मेत्तर साहित्य है, जो धर्म से हटकर है, जैसे राजवंश के राजाओं और के बारे में लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे, स्रोत को पढ़ेंगे, ताकि पता चले कि हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों के बीच हम ला रहे हैं, ये कौन ला रहा है? हम थोड़ी खोज करके ला रहे हैं। सोर्सेज हैं, अवेलेबल है, उन सोर्स से पता चलता है हमारा हिस्ट्री क्या है। स्रोत को पढ़ने के बाद हम लोग फिर स्टडी करेंगे पाषाण काल का। क्रम से ध्यान से देखते चलिए, नोट भी करते चलिए। स्रोत के बाद हम लोग किसको स्टडी करेंगे? पाषाण काल का। पाषाण काल में ही आपको 3 काल बताएँगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें पत्थरों का प्रयोग होता था, पत्थर से औजार बनाए जाते थे। आग और के आविष्कार के बारे में जब पाषाण काल को पढ़ाएँगे, पाषाण काल के सब टॉपिक के अंदर जब बढ़ेंगे, तो डेप्थ रिलेशन करते हुए, डेप्थ स्टडी करते हुए इन तीनों काल को हम अच्छे से बताएँगे। आप क्या कहते हैं, आग का आविष्कार कौन सबसे पहले किया? उसके बाद आग का प्रयोग किसने किया? आविष्कार और प्रयोग दोनों में बहुत फ़र्क है। पाषाण काल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन-सी चीज़ को? सैंधव सभ्यता। उसके बाद किसको पढ़ने वाले हैं? सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत के इतिहास में इसको प्रथम नगरीकरण माना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण। हाईटेक मार्केट था ये, हाईटेक शहर था, नगर था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी करेंगे तो प्रथम नगरीकरण क्यों कहा जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, सभी की चर्चा करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उसके बाद आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ना है उसके बाद? उसके बाद पढ़ना है दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 खंडों में बाँट कर पढ़ेंगे। एक है वैदिक सभ्यता, उसके बाद है वैदिक काल के बाद की सभ्यता, जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जिसमें आपको वेद के बारे में पढ़ना होगा, चारों वेद। आपको पता होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है और चारों वेद की रचना इसी वैदिक काल में पढ़ने को मिलेगा। चारों वेद से रिलेटेड जो भी बातें हैं, सभी को डिटेल में बताएँगे। उसके बाद वैदिक काल के पढ़ने के बाद वैदिक काल में 2 चीज़ पढ़ेंगे हम, एक वैदिक पीरियड, उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को पढ़ने के बाद हम धर्म सुधार आंदोलन पे चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? धर्म सुधार आंदोलन। दरअसल होता क्या है, धर्म सुधार आंदोलन क्यों पढ़ा जाता है यहाँ पर, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लीजिए। वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता में इतने कर्मकांड बढ़ गए थे, इन सभी कर्मकांड को मिटाने के लिए धर्म आगे आया। धर्म को सुधार करने के लिए, समाज में सुधारात्मक प्रवृत्ति को लाने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया, जिनमें आपको बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है। भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का उत्थान किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का उत्थान किया गया। उसके बाद आपको शैव धर्म की भी चर्चा करेंगे, वैष्णव धर्म की चर्चा करेंगे। ये सारे धर्म आ जाते हैं इस टाइम समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को दबाने के लिए, समाज में बढ़ती हुई आडंबरों को खत्म करने के लिए,
धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव इन सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है महाजनपद काल। क्या पढ़ना है उसके बाद? महाजनपद काल। महाजनपद काल की बात करें तो मगध का उत्कर्ष की बात करते हैं। इसको करते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, इसी में आपको 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद का वर्णन किस ग्रंथ में है, इनसे रिलेटेड भी डेप्थली बातें होंगी। 16 महाजनपद की क्या क्या राजनीतिक स्थिति थी, भारत के अंतर्गत जो 16 महाजनपद, कौन कौन से महाजनपद का क्षेत्र कौन कितना बेल्ट में फैला हुआ था, इस सभी का हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे महाजनपद काल में। और आपको बता दें, मगध का उत्कर्ष यानी महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहा गया। क्या कहा गया इसको? द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण। प्रथम नगरीकरण आपने देखा सिंधव सभ्यता में प्रथम नगरीकरण हुआ था, और द्वितीय नगरीकरण मगध के उत्कर्ष के समय यानी महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण होता है। महाजनपद काल पढ़ने के बाद हमको विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ने के लिए है। क्या है? विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में यहाँ पर 2 आक्रमण होते हैं। पहला आक्रमण होता है आपका ईरानी का, दूसरा आक्रमण होता है आपका यूनानी का, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनानी और ईरानी। मगध की स्थापना, मगध के उत्कर्ष महाजनपद काल के समय, द्वितीय नगरीकरण के समय, उसके बाद ही यूनानी और ईरानी का आक्रमण हो जाता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है सूत्रकाल। इसके बाद पढ़ने के लिए क्या है आपको? सूत्रकाल। ये आपका एक क्रमवार सिलेबस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिलेबस को माइंड में सेटअप नहीं करेंगे, तब तक जो भी पढ़ेंगे आपको लगेगा कहाँ समंदर में कदम रख दिए हैं, समंदर में गोता लगा रहे हैं। तो समंदर में गोता लगाना सही बात है, लेकिन उसकी गहराई का पता होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हो गया? विदेशी आक्रमण को हमने पढ़ लिया। उसके बाद सूत्रकाल को पढ़ेंगे हम लोग। सूत्रकाल। सूत्रकाल। जस्ट सूत्रकाल को पढ़ने के बाद मेरा चलेगा संगम काल। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एग्जाम में आप लोअर एग्जाम से लेकर के पीसीएस, हायर, यूपीएससी, बीपीएससी लेवल तक के एग्जाम की बात करते हैं, तो संगम काल से नेट जेआरएफ की बात अगर करते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको पढ़ाएंगे संगम काल। संगम काल के बाद आपको पढ़ना है मौर्य काल। क्या पढ़ना है उसके बाद? संगम काल के बाद पढ़ाएंगे मौर्य काल। मौर्य काल में भी इसको भी 2 खंडों बांटेंगे। मौर्य काल क्या है? दरअसल एक लंबा टाइम पीरियड है, एक लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाला, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते हैं, उनके बेटे अशोक, उनके चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंबिसार के बेटे अशोक, तीनों की चर्चा करेंगे मौर्य काल में। एक लंबे समय तक शासन करने के बाद मौर्य शासन का पतन हो जाता है। मौर्य शासन के पतन के बाद मौर्योत्तर काल पढ़ाएंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल इसीलिए जैसे यहाँ पर वैदिक काल पढ़ेंगे, तो वैदिक काल के बाद बताए थे 2 चीज यहाँ पर पढ़ना है, एक वैदिक पीरियड, एक पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। उसी प्रकार मौर्य काल के बाद हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्य प्लस उत्तर यानी मौर्य काल के पतन के बाद जो भी पढ़ना है वो मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्यों के बाद के काल को मौर्योत्तर काल को अध्ययन करेंगे। और इसी मौर्योत्तर काल के समय विदेशी का भारत पर फिर से आक्रमण होता है। पहला आक्रमण आपने देखा, महाजनपद काल में विदेशी का आक्रमण होता है, ईरानी और यूनानी का। दूसरी बार विदेशों का आक्रमण इसी मौर्योत्तर काल में होता है। यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण करने वाले होते हैं, यहाँ पर 4 आक्रमण लगातार होता है विदेशों का। सबसे पहला आक्रमण होता है हिंद यवन का। पहला आक्रमण पढ़ना है हमको हिंद यवन। उसके बाद पढ़ना है आपको शकों का आक्रमण पढ़ना है, शक का आक्रमण पढ़ना है। फिर आपको पहलव का आक्रमण पढ़ना है। उसके बाद कुषाणों का आक्रमण पढ़ना है। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे हम लोग। पहले असल बात हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग पहले बात बोले थे कि सभी आक्रमण को पढ़ लेंगे। अभी हम उठा के बीच से आक्रमण पढ़ाएंगे आपको। जब यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को पढ़ना, फिर जब मगध का उत्कर्ष इस समय इस सब चीज को पढ़ाएंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जब विदेशी आक्रमण आएगा वहां पर इसको दोबारा आपको पढ़ाना नहीं रहेगा, क्योंकि यह पहले से पढ़ा करके आपको कंप्लीट रखना है। इस समय जब शुरुआती दौर में जब स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे तो इन दोनों चीजों को आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस आक्रमण के बारे में आपको पहले से जानकारी हो चुकी है। इसीलिए हम सभी आक्रमण को पहले पढ़ने की कोशिश की है। उसके बाद जब पढ़े में तो सभी आक्रमण को एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, आसानी होगी समझने में। तो मौर्योत्तर काल में देखा आपने हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण 4 आक्रमण होता है।
उसके बाद जस्ट इसके बाद गुप्त काल पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? गुप्त काल। गुप्त काल में भी दो चीज पढ़ना है आपको, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल में भी आक्रमण होता है हूणों का। गुप्त शासक स्कंदगुप्त होते हैं। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है, जिसमें मिहिरकुल और तोड़मान सबके बारे में बताएंगे। एक विदेशी आक्रमण आपको यहीं पर हो जाता है। गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल भी पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल, एक मिनट सॉरी, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल पढ़ने के बाद यहाँ पर फिर से विदेशी का आक्रमण हो जाता है। वो आक्रमण होता है हूणों का, विदेशों का आक्रमण, जिसमें हूण आक्रमण करता है। मिहिरकुल तोड़मान सबके बारे में बताएंगे हूण आक्रमण में। और हूण आक्रमण के बाद गुप्तोत्तर काल के बाद दो आक्रमण होते हैं। कहते हैं हूण आक्रमण तो होता ही है, साथ साथ और भी कुमार गुप्त के समय में भी आक्रमण होता है। गुप्त काल में भी आक्रमण जो जो होंगे उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको राजपूत काल आ जाता है, फिर पल्लव, चालुक्य और चोल वंश की अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा? राजपूत काल। उसके बाद चालुक्य अध्ययन करेंगे, पल्लव और चोल। तो आपने देखा ये पूरा हिस्ट्री का टाइमलाइन है। इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। स्रोत को पढ़ेंगे, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, धार्मिक सुधार आंदोलन, महाजनपद काल, महाजनपद के बाद विदेशी का आक्रमण, ईरानी यूनानी का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर सूत्र काल, संगम काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद विदेशी का आक्रमण होता है हिंदी एवं शक, पहलव और कुषाणों का। उसके बाद गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में भी आक्रमण होता है। गुप्त काल के समय हूण आक्रमण होता है। उसके बाद फिर राजपूत काल पढ़ना है। चालुक्य और पल्लव और चोल को पढ़ते हुए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है आक्रमण के दौर पर? स्टडी हम लोग का चल रहा है आक्रमण से रिलेटेड। तो हमने ईरानी और यूनानी का आक्रमण पढ़ लिया, जो कि मगध साम्राज्य उत्कर्ष क्या कहते हैं महाजनपद काल के समय की बात है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये चारों आक्रमण को, हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये चारों आक्रमण को पढ़ने के बाद, जो कि मौर्योत्तर काल में होता है, इन चारों आक्रमण को पढ़ने के बाद गुप्त काल के आक्रमण को पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण होता है, कुमार गुप्त के समय भी आक्रमण होता है। तो इन पहले चार आक्रमण ये हो गए, एक दो आक्रमण यहाँ है चिटफुट, 6 आक्रमण और 2 यहाँ पर, लगभग 8-10 आक्रमण को हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जब हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका ये आक्रमण बीच में जब आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आखिर ये आक्रमण है क्या, कौन थे आक्रमणकर्ता, आक्रांता। इसीलिए हम पहले आक्रमण को पढ़ा के आपको कंप्लीट कर देते हैं, फिर जब हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। उम्मीद है आपको ये हिस्ट्री का टाइमलाइन समझ में आई होगी। अगर आप टाइमलाइन समझ में आ गई है तो आपको लग रहा होगा कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। पसंद आना दूर की बात है, समझ में आ गई वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हिंद यवन आक्रमण के साथ मिलेंगे। हिंद यवन आक्रमण को खत्म करने के बाद फिर शक को पढ़ेंगे, पहलव को पढ़ेंगे, कुषाण को पढ़ेंगे, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल के आक्रमण को पढ़ के खत्म करने के बाद मेडिवल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, अभी पहले एंशिएंट हिस्ट्री को फिर से स्टार्ट करेंगे। तब सारे टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमवार अध्ययन करके फिर हम लोग मेडिवल में जाएंगे। मेडिवल में भी आक्रमण होता है, उस आक्रमण को फिर हम लोग बाद में देखेंगे, जिसमें आपको मीर कासिम के बारे में आपको पता होगा। मीर कासिम भारत की सिंध पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में, उनकी भी चर्चा होगी डिटेल में। पहले एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने का मेरा इरादा है, जिसमें आप लोग साथ हैं, आप लोग के साथ आप लोग का सपोर्ट मिलता है, यकीनन हमें पढ़ाने में मजा आता है। समझ में तो आपको एक बार में आएगी, ये तो मेरा गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जो साइंस का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का कभी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन उनको हिस्ट्री समझ आती है। बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।